अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है कि किस तरीके से जो है वेव्स जो हैं जब उनको जनरेट करवाया जाता है उसके बाद उनकी डिफ्रैक्शन होती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन आपको पता है हमेशा जब रास्ते में कोई चीज़ और रुकावट हो तो फिर ही वेव जो ट्रैवल कर रही होती है वो डिफ्रैक्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन आपके पास क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स। ठीक है, डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? बेंडिंग होना, वेव्स की बेंडिंग को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अराउंड द शार्प एजेस आर कॉर्नर। देखें आपके पास ये एक वेव प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ये एक और आपके पास वेव्स है, तो इनके शार्प एजेस होते हैं, ठीक है, या इनको आप कॉर्नर भी बोल सकते हो। इनके रास्ते में हम लोग कोई स्लिट्स रख देंगे, ठीक है, एक ये स्लिट रखी, एक ये स्लिट रखी, ठीक है, और दरमियान में गैप रखेंगे ताकि ये वाटर वेव जो है इसमें से गुजर सके। तो कहता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस। ठीक है, इसके शार्प एजेस की बेंडिंग इस तरह से होगी जब ये वेव गुजरती गुजरती इनके साथ आके जो है स्लिट्स के साथ टकराएंगी तो यहाँ आपके पास रुकावट है, रुकावट की वजह से ये वाटर की वेव जो है यहाँ से इस सूरत में निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह तरीके से। तो इसकी जो है अगर मैं फर्स्ट वेव के लेट्स सपोज इसकी बात करती हूँ, ये कुछ इस तरह का आपको पैटर्न शो करेगी कि मतलब इनके एजेस जो है वो बेंड हो गए हुए हैं। ठीक है, इस सारे ये जो इनके कॉर्नर्स हैं ये बेंड आपके पास हो जाएंगे, वेव जो है बेंड हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं कि बियॉन्ड अ बैरियर, बैरियर के दूसरी तरफ। कहते हैं इट अकर्स, ये कब होता है? व्हेन अ वेव इनकाउंटर्स अ फिजिकल बैरियर आर एन ओपनिंग। कहते हैं कि वेव्स आपके पास डिफ्रैक्ट तब होती हैं जब वेव के सामने में कोई फिजिकल चीज़ आप रख देते हो, कोई फिजिकल रुकावट रख देते हो। जैसे आपने स्लिट रख दी, ठीक है, कोई भी आपके पास स्टील की स्लिट्स हो सकती है, कोई भी आपने जो है उसके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट रखनी है, ठीक है, जो नज़र आए आपके पास। तो कहते हैं दैट इज़ कंपेरेबल इन साइज। अब ये वेव्स जो पैदा होनी है ना, ये डिफरेंट पैटर्न से होंगी। दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। देखें, ये अगर आपके पास एक वेव और ये एक वेव है, जैसे हम लोग कहते हैं कि दो क्रस्ट के दरमियान जो है आपके पास लेंथ होती है उसको वेव लेंथ कहते हैं। इसी तरह ये दो जो आपके पास वेव्स पैदा हो रही हैं इनके दरमियान की जो लेंथ है उसको वेव लेंथ मतलब कि लैम्डा कहेंगे। ठीक है, अगर तो ये वाली वेव लेंथ जितनी है उससे अगर आप ये छोटा रखते हो गैप, ठीक है, दो चांसेस हैं इस वेवलेंथ के, या तो आप बराबर रख लो, ठीक है, या आप क्या करो जितनी ये वेवलेंथ है इससे थोड़ा कम आप गैप रखो, या इस वेवलेंथ से आप ज़्यादा गैप रख लो। ठीक है, तो अगर आप इस वेवलेंथ से कम यहाँ गैप रखोगे तो जो आपके पास वेव्स पैदा होंगी वो आप सिग्निफिकेंटली व्यूड होंगी। ठीक है, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से नजर आएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि आप गैप जो है स्लिट्स जो है उनके दरमियान में गैप ज़्यादा रख लेते हो, किससे? इस वेवलेंथ से, तो आपके पास जो वेव्स पैदा होंगी वो इतनी अच्छे से नज़र नहीं आएंगे। तो ये चीज़ भी आपके पास जो है कंडीशन, अगर वेव्स को आपने जो कंडीशन अगर आप लिखेंगे तो आप यहाँ से बताएंगे उसको कि दैट इज़ कंपेरेबल इन साइज टू दी वेवलेंथ। आपने इस वेवलेंथ जो आपने ये ओपनिंग करनी है ना, ये जो बैरियर में ओपनिंग या स्लिट आपने लगानी है उसका कंपैरिजन करवाना है किसके साथ? वेवलेंथ के साइज के साथ कि कितनी वेवलेंथ है। ठीक है, कहता है दी लॉन्गर दी वेवलेंथ, अगर ये वेवलेंथ जो है ये फासला अगर ज़्यादा होगा तो कहता है दी ग्रेटर दी स्प्रेडिंग, अगर ये फासला, ये अगर आपका फासला ज़्यादा है तो फिर स्प्रेड जो वेव होंगी वो भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब कहता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स ज़रूरी नहीं कि पानी के ऊपर ही पैदा हो सकती है। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स उसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं। आप ज़्यादा तरीके हैं मतलब कि जिनके साथ आप प्रोड्यूस करवा सकते हो। जैसे वाटर वेव, आपने रिपल टैंक का 10th में टॉपिक पढ़ा था जो कि आज भी आप लोग पढ़ोगे, उससे पैदा करवा सकते हो। साउंड वेव्स आपके पास, देखें अगर आपको एक रूम है तो रूम की जो आपके पास दीवारें हैं वो आपके पास सारे जो है एक बैरियर, वो क्या है, इंसुलेटेड है। ठीक है, इसमें से चलो साउंड बाहर नहीं जाएगी, लेकिन जहाँ आपने डोर लगाया होता है वहाँ आपके पास एक स्लिट का काम हो रहा होता है। ठीक है, तो आप जब बोलते हैं रूम में तो साउंड जो है वो डोर के पास आप खड़े हो गए, डोर से थोड़ा बाहर खड़े होकर, कमरे से मतलब बाहर खड़े होकर भी इसको सुन सकते हो, क्योंकि आपके पास डोर के जो शार्प एजेस हैं यहाँ से आपके पास वेव्स डिफ्रैक्ट होके तो आगे तक जाती हैं। ठीक है,
तो कहते हैं कि लाइट वेव का भी यही आपके पास हिसाब है। आप कॉर्नर्स पे देख ले, साउंड लाइट, आप कमरे के कॉर्नर में खड़े हो जाए, जहां मर्जी खड़े हो जाइए, दोनों चीज़ें आपको सुनाई देती है, क्योंकि वेव्स जो है चाहे साउंड हो, चाहे लाइट हो, चाहे वाटर, ये सारी डिफ्रैक्ट होते हैं। या फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपके पास सारी की सारी जो है डिफ्रैक्शन का फिनोमेना इनमें होता है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल डेफिनेशन पूछी जाए और एग्जाम्पल्स पूछी जाए तो आप इसमें से लिख सकते हो कि वाटर, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी डिफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो शो करती हैं। अब हमारे पास जो है कहते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन इंक्लूड, जहां आपके पास डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है उन एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा बताने लगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये वाला टॉपिक आपका जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में 7.4 वाला उसने जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, जिसको आपने रेडी जो है वो अच्छे से करना है, ठीक है। इतना अहम नहीं है लेकिन उसने कॉम्प्रिहेंसिव में दिया हुआ है, इसलिए आपने याद करना है। कहते हैं हेयरिंग ऑफ साउंड वेव्स अराउंड कॉर्नर्स आर थ्रू डोरवे, कहता है कि जहाँ से आपके कमरे का दरवाजा है उस रास्ते पे खड़े हो जो, या कमरे के किसी कॉर्नर्स में खड़े आप हो जो, तो वहाँ से आप साउंड को हेयर कर सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। कहते हैं वेयर दे वर जनरेटेड, जहाँ से वो पैदा हो, जहाँ से मर्जी वो पैदा हो, या आप चाहे कमरे के कॉर्नर्स में, चाहे दरवाजे वाला जो रास्ता है वहाँ खड़े हो जो, आपको साउंड सुनाई देगी। कहते हैं बैंड अराउंड दी कार्नर्स, साउंड वेव्स बैंड अराउंड दी कार्नर, क्योंकि आप जहाँ भी बोल रहा है जो आपके पास साउंड है वो उसकी बैंडिंग होगी, जहाँ उसको रास्ता मिलेगा वहाँ से वो बैंड होगी तो आपको सुनाई देती है। उसके बाद एक और एग्जांपल दे रहा है कि एक्स रेज डिफ्रैक्शन में, जहाँ आपके पास जो है क्रिस्टल्स के दरमियान स्पेसिंग होती है, तो वहाँ भी आप जो है यही फिनोमेना वहाँ होता है, ठीक है। ये आपका एक लॉन्ग टॉपिक है लेकिन यहाँ से हल्का सा एक्सप्लेन किया, इसलिए आपने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्जाम्पल के तौर पर जहन में रख लेना है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अगर हमें को बताना हो तो हम रिपल टैंक का बता सकते हैं, ठीक है। रिपल टैंक आपको पता है एक डिवाइस होती है जिससे आप जो है ना सिर्फ वाटर, रिपल टैंक में आपके पास देखिए सबसे पहले इसका सिस्टम होता है कि यहाँ एक स्टैंड होता है, ये ऊपर आपने एक लैंप लगाया होता है, यहाँ आपके पास एक मोटर होती है, एक यहाँ शीशे की ट्रे होती है उसके अंदर हमने पानी डाला होता है, ठीक है। और ये शीशे की ट्रे जो है ये टेबल के ऊपर नस्ब होती है, मतलब शीशे की ट्रे को आपने ज़मीन से जो है कुछ फासले पे ही जो है वो रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, जो ही आप मोटर को ऑन करते हो तो जाहिर है वाइब्रेशन होगी, मोटर जब चलती है वहाँ वाइब्रेशन होती है, तो वाइब्रेशन की वजह से इस वाटर में जो है वेव्स पैदा होती हैं। अब वो वेव्स अगर आपने उसको सही से पैटर्न जो है देखना है, क्रस्ट कितने हैं या आपके पास कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस कितनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, टेबल के नीचे एक जो है वाइट शीट रख लेनी है स्क्रीन सी, और उसके ऊपर आपको वेव्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। जहाँ वाइट हिस्सा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेयरफेक्शन, और जहाँ आपके पास ये ब्लैक वाला तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो इस तरह का आपको पैटर्न मिल जाता है। लेकिन रिपल टैंक वाला टॉपिक पढ़ने का फ़ायदा भला क्या होता है, ये सिर्फ ना आपको वेव्स पैदा करके देता है, बल्कि ये रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन जो वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में भी आपको जो है बताता है, जो कि आपने 10th में पढ़ ली थी। अब ये फर्स्ट ईयर में उसने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस डिफ्रैक्शन के बारे में हल्का सा बताया है, बाकी से जो है नहीं इसमें किया है, ठीक है। तो वो आप पढ़ना चाहे तो फिर भी आप जो है 10th की बुक पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वाला चैप्टर लॉस फ्लॉस का टॉपिक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है रिपल टैंक जो है उसमें क्या है, वाटर है, एक वाइब्रेटर, वाइब्रेटर क्या है, एक मोटर है, ओसिलेटिंग एक आपके पास मोटर है, ठीक है, जहाँ से आपके पास जिसने वाइब्रेट करना वाटर वेव्स प्रोड्यूस होनी है। इसके अलावा इसमें एक स्मॉल रेक्टेंगल ब्लॉक आपके पास इस तरह की स्लिट्स, ये रेक्टेंगल टाइप जो है ना आपके पास स्लिट्स होंगी, ठीक है, इसके रास्ते में हमने रखनी है। कहते हैं स्मॉल रेक्टेंगल ब्लॉक का दूसरा नाम सेमी सर्कुलर बैरियर भी हो सकता है, कि ये एक ऐसा बैरियर या रुकावट है जिसे सेमी सर्कल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको सेमी सर्कुलर बैरियर भी कहा जा सकता है इन स्लिट्स को, ठीक है। कहते हैं एंड गैप विड्थ्स ऑफ डिफरेंट साइज, अब ये स्लिट है और ये स्लिट है, इनके दरमियान जो गैप होगा ना वो आप डिफरेंट रख सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ उसने कम रखा है, अगले डायग्राम में उसने इसको ज़्यादा रख दिया हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी रास्ते में आपने बैरियर रखा होगा तो इस तरह से कंसेंट्रिक आपके पास सर्कल्स बनेंगे। अगर तो जितनी ये इनके दरमियान में वेव लेंथ है वो उससे अगर यहाँ कम आपके पास वेव लेंथ होगी तो आपके पास डिफ्रैक्शन ज़्यादा नोटिसेबल होगी। लेकिन अगर ये वेव लेंथ से आपके पास ये वाला गैप ज़्यादा हो, अगर आप ये गैप ज़्यादा काट दो तो आपके पास जो है इससे भी थोड़ा बढ़ा दोगे तो आपको वेव्स इतनी अच्छे तरीके से शो नहीं होंगी। यही चीज़ आप नेक्स्ट वो लाइन में लिखने लगा है। कहते हैं इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स
या आर पैरेलल वेव्स यूजिंग द वाइब्रेटर। जो ही आप मशीन को ऑन करोगे तो आपके पास पैरेलल रेज, मतलब इस तरह की आपके पास जो है जो है रेज पैदा होंगी आपके पास, ठीक है। कहते हैं एन ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड फॉर क्रिएटिंग अ गैप विद अ स्पेसिफिक विड्थ। आपने एक बैरियर या ऑब्स्टेकल या एक स्लिट जो है रख देनी है, ठीक है, और उस स्लिट जो है उनके दरमियान जो है आपके पास गैप भी होगा। तो द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड विद डिफरेंट गैप विड्स। आप जो दो स्लिट्स रख रहे हो, कभी उसका जो है उनके दरमियान जो गैप है उसको थोड़ा कम कर लो, कभी ज़्यादा, कभी उससे ज़्यादा, कभी उससे ज़्यादा। तो इस तरह आपने जो है एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके देखना। अब आपके पास रिजल्ट किस किस तरह से आएगा। कहते हैं इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन द गैप विड्थ इज स्मॉल। मैंने बताया था कि दो स्लिट्स के दरमियान अगर आप गैप जो है कम रखोगे, जो आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो शो होंगे, ठीक है, या उनकी डिफ्रैक्शन जो है वो आपके पास अच्छी होगी। तो कहता है विड्थ इज स्मॉल कंपेयर टू द वेवलेंथ के हिसाब से अगर गैप कम है तो डिफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट डिफ्रैक्शन जो आपको नजर आएगी वो अच्छी खासी आएगी। एंड द वेव्स बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल्स। और ये जो आपके पास ऑब्स्टेकल्स आपने रखे हैं, यहाँ वेव्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है बेंड होंगी एज द गैप विड्थ इंक्रीजेज। लेकिन अगर आप गैप जो है ये और बढ़ा देते हो तो डिफ्रैक्शन डिक्रीजेज। जाहिर है, देखिए ना, आसान सा ये काम है कि अगर आपके पास ये इतना आपने गैप रख दिया, यहाँ से वेव्स आ रही हैं, तो वेव्स को तो देखे ना, इतनी आपके पास इसकी अपनी लेंथ है, ये हल्का सा जो है वेव हल्का सा यहाँ से बस बेंड होगी, तो उतनी बेंडिंग आपको जो डिफ्रैक्शन है वो कम शो होगी। तो कहता है कि एज द गैप विड्थ इंक्रीजेज रिलेटिव टू द वेवलेंथ डिफ्रैक्शन डिक्रीजेज एंड द वेव पास थ्रू द गैप विद लेस बेंडिंग। और आराम से वेव इसमें से गुजर जाएगी, बहुत कम उसकी बेंडिंग होगी। तो यहाँ तक आपके पास है। नेक्स्ट जो है आपके पास जनरल बात कर रहे हैं, आप लिखेंगे नहीं। कहते हैं दिस एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट द क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ अ गैप विड्थ ऑन डिफ्रैक्शन इन अ रिपल टैंक। कहता है ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि गैप पे किस तरह से आपके पास डिफ्रैक्शन डिपेंड करती है। जितना गैप ज़्यादा उतनी डिफ्रैक्शन कम, जितना गैप कम उतनी डिफ्रैक्शन ज़्यादा। इलस्ट्रेटिंग हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन गैप विड्थ एंड वेवलेंथ इफेक्ट वेव बिहेवियर। और ये बताती है कि किस तरह से गैप का और वेवलेंथ का आपस में ताल्लुक है। तो ये छोटा सा आपका जो टॉपिक था, इसके साथ बच्चों जो हैं फिजिक्स की पिछले जितने चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस को देखा करें। न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स आपकी बहुत अहम है। अक्सर जो है वो न्यूमेरिकल नहीं देता है, तो जिन बच्चों ने मार्क्स लेने उनके लिए एग्जाम्पल्स भी उतनी ही अहम है। उनकी वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं, वो भी देखा करें। इसके साथ जो है मैथ्स की वीडियोज़ जो हैं आपके पास, हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया और सारा हमने मैथ किया है, तो उसको भी उन वीडियोज़ को देखा करें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।